हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी जो क्लास है वो राजस्थान करंट अफेयर की क्लास होगी। और मार्च के जो महीना है तो उस पूरे महीने का हम आज राजस्थान का करंट अफेयर देखेंगे। तो मार्च के महीने के अंदर जितने भी गेम्स हुए हैं उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं, समारोह हुए हैं और राज्य सरकार के द्वारा कुछ नीतियां जारी की गई थी, कुछ विधेयक थे। उन सब पर जो राज्य सरकार की योजनाएं चलाई गई थी, राज्य सरकार के कुछ अभियान थे जो अलग अलग जगहों पर किए गए थे। और राजस्थान दिवस जो मनाया गया था उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन सब पर हम एक सरसरी नज़र के साथ तेज़ गति से पढ़ते हुए पूरे मंथ का करंट हम तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम कुछ विधेयक पर चर्चा करते हैं। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026। तो इसके अंतर्गत क्या है कि 1958 के जो मूल अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं। तो क्या क्या है वो बदलाव, तो देखते हैं कि जो पहले दैनिक कार्यों के 9 घंटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10 घंटे कर दिया गया है। हालांकि साप्ताहिक कार्यक्रम की जो सीमा है वो 48 घंटे ही रहेगी। उसके अलावा इसमें कहा गया है कि लगातार 6 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। और जो ओवर टाइम के जो अधिकतम सीमा के जो घंटे थे वो 50 घंटे थे, उनको घटाकर कितना कर दिया गया है, 144 कर दिया गया है। और जो प्रशिक्षु जो बालक हैं उनकी न्यूनतम आयु जो 12 वर्ष डिसाइड की गई थी, 12 वर्ष से अब कितनी कर दी गई है, 14 वर्ष कर दी गई है। और जो किशोरों के नियम हैं, किशोरों के लिए अलग नियम बनाए गए कि 14 से 18 वर्ष के जो किशोरों को वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रात के समय में आप क्या है काम की अनुमति नहीं होगी। और महिला के जो पहले जैसे नियम चल रहे थे वैसे ही हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत इतना बदलाव किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें 6 घंटे जो पहले 5 घंटे था और आधा घंटा आराम करने के लिए, यानी लगातार आप 6 घंटे किसी काम को करेंगे उसके बाद आपको आधा घंटा विश्राम करना होगा। ये अनिवार्य कर दिया गया है क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि 10-10 घंटे लगातार काम करवाया जाता है। तो उस हिसाब से ये ठीक है। तो दूसरा हम विधेयक देख रहे हैं, राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026। इसके अंतर्गत कुछ सुधार किए गए हैं। तो वो सुधार क्या है कि अब छोटे छोटे जो अपराध है उनके लिए जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी, आपको जुर्माना देके छोड़ दिया जाएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन से प्रावधान किए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और आम नागरिकों और व्यापारियों को अदालती उलझनों से राहत दिलाना, ये इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। इसमें कुछ कुछ 11 विभिन्न कानूनों में सुधार किया गया है जिसमें केवल आर्थिक दंड या जुर्माना देय करना। तो पहला हम देखेंगे कि वन अधिनियम 1953। इसके अंतर्गत तो मवेशी चराने जैसे सामान्य अपराधों के लिए उन्हें कारावास का प्रावधान हटा दिया गया है और उन्हें कुछ तय जुर्माना देना होगा। और इसके बाद होगी वेयर हाउसिंग एक्ट 1958। इसके अंदर बिना लाइसेंस का भंडारण अगर आप कर रहे हो तो 1 वर्ष की जेल थी पहले, इसमें 1 वर्ष की जेल का प्रावधान था, अब इसको हटाकर 50,000 रुपये जुर्माने में बदल दिया है। इसके अलावा पेयजल का दुरुपयोग करना, जैसे कि घरेलू कनेक्शन दिए हुए हैं और आप घर में सब्जी वगैरह लगाए हुए हो और उसमें खुला छोड़ देते हो पानी, या फिर बाहर नाली में खुला पानी छोड़ देते हो, तो इसके लिए प्रावधान पहले था कि आपको 1 वर्ष तक की जेल का प्रावधान था। अब इसके अंतर्गत कर दिया गया कि 200 से 1,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना निर्धारित किया गया है, प्रतिदिन का ये। और इसके अलावा भी कुछ और है, जो नगर पालिका अधिनियम हो गया, स्टाम्प अधिनियम हो गया, साहूकार अधिनियम हो गया और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, इनके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण कानून जो शामिल है उनमें भी थोड़ा प्रावधान किया गया है।
तो ये हमने देखा है राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026। तो इसमें ये कुछ प्रावधान किए गए, इनको थोड़ा ध्यान में रखना कि 50,000 रुपये का जुर्माना है, 1 वर्ष की जेल को हटा दिया गया है। और इसी प्रकार जो वन अधिनियम है उसमें मवेशियों के लिए पहले जो था उसको चेंज करके सिर्फ जुर्माना कर दिया गया है। अभी जुर्माना आपको देना पड़ेगा, उनको कोई जेल नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हम दूसरा विधेयक देखते हैं, राजस्थान विशुद्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण विनियमन विधेयक 2026। तो विशुद्ध क्षेत्र, इसका क्या मतलब होता है? विशुद्ध क्षेत्र जो होता है कि विशुद्ध जो एरिया होता है ना, जैसे अशांति वाला हो गया या कोई उथल पुथल वाला एरिया हो गया या कोई निम्न लो लेवल का क्षेत्र है जहाँ पर निम्न वर्ग रह रहा है, तो वहाँ की जो जनता है उसको क्या है, बहला फुसला कर वहाँ उनकी जमीनों को किसी और को हस्तांतरण कर दी जाती है। तो अब सरकार ने क्या किया है कि उन पर जो संपत्ति की बिक्रियों को विनियमित करना, और विधेयक ध्वनिमत से इसको पारित कर दिया गया। और कानून वाला ऐसा कानून बनाने वाला गुजरात के बाद राजस्थान जो है वो दूसरा राज्य है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो बड़े धनवान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि गरीबों की जमीन को कम दाम पे खरीदते हैं और उन्हें अधिक दाम पर बेच देते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये विधेयक बनाया गया था कि विधेयक की धारा 3 किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक हिंसा या अव्यवस्था की आशंका पर 3 वर्ष के लिए इसे विशुद्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। और अगर यहाँ पे कोई भी संपत्ति अगर आप बेचते हो तो उसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और फिर वो वहाँ से किसी अधिकारी को भेजते हैं और उनके दबाव या अनुपस्थिति या कुछ ऐसे उचित मूल्य दिया है या नहीं दिया है, उस सब की जांच करने के बाद आप उस जगह को बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आवेदन के निर्णय 3 माह के भीतर करना होगा। यानी कि जो भी आप परमिशन ले रहे हो उसका जो निर्णय है वो आपको 3 महीने के अंतर्गत दे दिया जाएगा। और इसका जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए है कि 3 से 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए संपत्ति के मूल्य का 10%। यानी कि 10% का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है तो उस पर क्या है 10 रुपये, तो ये 10 रुपये आपको जुर्माने के तौर पर देने होंगे। तो ऐसे ही लाखों की ज़मीनें वहाँ पर क्या बेची जाती है तो उनका 10% क्या है जुर्माना, जितने की ज़मीन हो गई उसका 10% आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ज़मीन या घर या जो भी है। तो हमने ये 3-4 विधेयक देखे हैं, इसके अलावा और देखते हैं कौन कौन। हमारा नेक्स्ट विधेयक रहेगा कि राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026। तो इस विधेयक के अंतर्गत ये कह दिया गया है कि संतान संबंधी नियम बनाए गए हैं जो पहले 1995 में लागू किए गए थे कि आप जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उसके अंतर्गत ये योग्यता थी, ये अयोग्यता थी कि 2 से अधिक संतान है तो आप वो चुनाव नहीं लड़ सकते, परंतु अब इसको क्या है हटा दिया गया है। और एक था कुष्ठ रोग वाला, कुष्ठ रोग से जो ग्रसित है वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो इन दोनों प्रावधानों को क्या है हटा दिया गया है। और क्यों हटाया गया है? क्योंकि अभी जून 2025 में जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो राजस्थान की प्रजनन दर थी, जैसे टीएफआर जो प्रजनन दर थी, टीएफआर जो प्रजनन दर है वो 3.6 थी पहले, और जून 2025 के बाद ये हो गई है 2.0। तो अभी 2.0 होने के बाद इस प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया था और ये हटा दिया गया है। और कुष्ठ रोग जो व्यक्ति हैं वो भी क्या है कि अब इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम इसके आगे क्या और इसमें बदलाव किया गया है। निकाय का परिसीमन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के अनुसार, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
और राजस्थान पंचायती राज विधेयक 2026 दो बच्चों की अनिवार्यता यहाँ पर भी समाप्त कर दी गई है। एक तो पंचायत स्तर पर की गई है और दूसरी नगर पालिका स्तर पर कर दी गई है। तो इसमें भी वही प्रावधान है, परंतु इनकी जो धाराएं हैं वही ये ध्यान रखना। धारा 19 के अंतर्गत क्या है कि 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की जो अयोग्यता होती थी, अब उसको हटा दिया गया है। अगर ये आपको क्वेश्चन करंट अफेयर से न पूछकर वो नगर पालिका और ये पंचायती राज के अधिनियम से भी पूछ सकता है कि धारा 19 अभी जो चर्चा के अंदर है वो किससे संबंधित है। तो वो 2 से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने के अयोग्य मान्यता से संबंधित है। हाँ, ये दिया हुआ है कि यहाँ 1994-95 में राजस्थान की जो प्रजनन दर थी वो 3.6 थी, जो काफ़ी कम हो चुकी है अब। और अब कितनी मैंने अभी बताया था कि 2.0 हो चुकी है। अभी हमने जितने विधेयक थे वो देख लिए हैं और अब हम इसको शुरुआत से कवर करते हैं। एशिया कप तीरंदाजी जयपुर के रजत चौहान ने जीता है स्वर्ण पदक। देखो, आपको इसको याद रखना है कैसे। तीरंदाजी और रजत से आपको याद रखना है तीरंदाजी, और रजत होकर भी इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण। और स्वर्ण को कहाँ रखते हैं हम? बैंक में। तो बैंक से याद रखना बैंकॉक में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता और यहीं पर इन्होंने क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि ये जो इन्होंने ये पदक जीता है वो बैंकॉक में आयोजित हुई थी ये। प्रतियोगिता के रैंकिंग राउंड के अंतर्गत 712 के स्कोर के साथ ये नंबर 1 पे रहे हैं। और कुल इनके रजत ने इस टूर्नामेंट में कुल कितने 3 पदक जीते थे, जिसमें मिश्रित श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है और व्यक्तिगत और पुरुष टीम स्पर्धा के अंदर 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जल प्रबंधन में राजस्थान को राष्ट्रीय गौरव प्रथम गणना समयबद्ध पूर्ण। तो इसके अंतर्गत है कि राजस्थान की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रथम गणना का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण होने पर क्या है, पुरस्कृत किया गया है राजस्थान को। और इसकी जो नोडल विभाग है वो जल संसाधन विभाग हो रहेगा, और इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। सनातन प्रीमियम लीग राजस्थान टीम बनी पहली चैंपियन। राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरों ने मध्य प्रदेश की अहिल्या माता गॉर्जियस को 39 रनों से हराकर ये खिताब जीता है। और ये जो मैच हुआ था ये कहाँ हुआ था भाई? इंदौर के अंतर्गत हुआ था। सनातन प्रीमियम लीग कहाँ हुआ था? ये इंदौर के अंतर्गत है। और इसके अंदर जो विजेता टीम है उसको 31 लाख रुपए और उप विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 5वीं राष्ट्रीय मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप पूनम शर्मा। देखो, इसको याद कैसे करना है। तो ये हुई कहाँ थी? लोहारू में हुई थी। ये है कहाँ की? भरतपुर की है। कौन? पूनम शर्मा। तो पूनम नम हुई थी आंखें कब हुई थी? जब श्री राम जी जा रहे थे वनवास, तब भरत की आंखें नम हो गई थी। तो इस नम से याद रखना है आपको कि ये जो पूनम है ये कहाँ की है? भरतपुर की है। कभी कभी हमें क्या है कि खिलाड़ी का नाम दे देते हैं और संबंधित जिला पूछ लेते हैं, तो याद रखना भरतपुर की है पूनम शर्मा। और पूनम जैसे हम ये लिखते हैं पूनम, तो पूनम से आप 5 रख लेना, और जो ये नम है इससे आप ये जो 7 बन रहा है इसको याद रखेंगे कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने 56 किलोग्राम भार उठाकर महिला वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो आप जैसे भी ट्रिक बना के इसको याद रखें। बस आपको याद रहना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में जैसे पूनम शर्मा जैसे ये नाम पढ़ो तो आपको याद आना चाहिए ये कहाँ की है? भरतपुर की है। इन्होंने कितने किलो भार
में 56 किलो का जो वज़न उठाकर प्रथम स्थान हासिल किया है, तो वो भी याद होना चाहिए। और इन्होंने गोल्ड जीता है और इनका संबंध जो है वो वेट लिफ्टिंग से है। आपको इतना तो पता चल ही जाएगा, जैसे पूनम शर्मा होगा तो आपको 57 किलो ये भी याद आएगा। तो 57 किलो किस में है? वेट लिफ्टिंग के अंदर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं नागौरी पान मेथी। नागौरी पान मेथी सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत कर दी गई है। ये जो नागौरी पान मेथी है, इसको पहले कसूरी मेथी के नाम से बेचा जाता था और यहाँ के जो किसान थे जो ये पान मेथी का व्यापार करते थे, तो उनको इस नाम से क्या है, थोड़ा कम मुनाफा होता था। तो मुंडवा के प्रधान महिला किसान गीता देवी द्वारा इसका आवेदन किया गया था। कसूरी मेथी के नाम से इसे पहले बेचा जाता था और 53वें मसाले के रूप में इसको क्या है, शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल राजस्थान पुलिस ने रचा इतिहास। तो भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर अखिल भारतीय वॉलीबॉल क्लस्टर में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। 74 साल के इतिहास में पहली बार राजस्थान पुलिस की महिला टीम चैंपियन बनी है और सीआरपीएफ जो पिछले वर्ष विजेता रही थी उसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और इसमें जो बेस्ट वॉलीबॉल महिला प्लेयर है वो है पूजा बिश्नोई। पूजा बिश्नोई का किस खेल से संबंध है? तो वॉलीबॉल से संबंध है और ये राजस्थान में क्या है, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल है पूजा बिश्नोई। आगे बढ़ते हैं। रामनवमी पर राजस्थान में सौर ऊर्जा का विस्तार, 12 नए संयंत्र लगाए जाएंगे। राजस्थान ने पीएम कुसुम योजना के तहत 23.60 मेगावाट के 12 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे और जयपुर, अजमेर, जोधपुर के अंतर्गत प्रत्येक में 4-4 संयंत्र लगाए गए हैं। 2000 से अधिक किसानों को अब दिन के समय बिजली उपलब्ध होगी। ये है इम्पोर्टेंट भी कि जो सरपंच है कुसुम महिला सरपंच है कुसुम सिंह और इसे महिला बीकन लीडर का अवार्ड दिया गया है। और ये डीग जिले के रारह ग्राम पंचायत की सरपंच है कुसुम सिंह। इनको महिला बीकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें जो ये अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड उन्हें यह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण और रारह पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में विकसित करने पर व उत्कृष्ट विकास कार्य करने पर मिला है। आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सुंदरकांति जोशी अवार्ड। तो सुंदरकांति जोशी अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ ये महिला क्रिकेटर को दिया जाता है, सुंदरकांति जोशी अवार्ड। तो इसके अंतर्गत सीनियर वर्ग के अंदर है डिम्पल कंवर और जूनियर वर्ग के अंतर्गत है तनिष्का शर्मा। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना ही है कि सीनियर वर्ग के अंदर डिम्पल कंवर और जूनियर वर्ग के अंदर तनिष्का शर्मा है और सब जूनियर के अंतर्गत रोशेल यादव। और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो 70 दशक के पूर्व क्रिकेटर आशा श्रीवास्तव को दिया गया है। तो आपको ये तीनों नाम हैं वो याद होने चाहिए कि इसको जो सीनियर वर्ग के अंदर दिया गया है वो किसको दिया गया है, डिम्पल कंवर को दिया गया है। जो जूनियर वर्ग के अंतर्गत दिया गया है वो है तनिका शर्मा को और जो सब जूनियर वर्ग के अंतर्गत है वो रोशेल यादव को दिया गया है। तो इसकी कैसे भी आप कोई ट्रिक बना के याद रख लेना। और इनकी जो पुरस्कृत राशि है वो सीनियर वर्ग के लिए है 21,000 रुपये है। सीनियर वर्ग के अंतर्गत 21,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद जूनियर वर्ग पर 15,000 रुपये दिए जाते हैं और लास्ट में सब जूनियर वर्ग के लिए 11,000 रुपये पुरस्कृत राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में दूसरी नेशनल पैरा तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई है और राजस्थान को पहली बार मेज़बानी मिली है, यानी कि ये इस बार कहाँ हुआ है, राजस्थान के अंदर ही हुआ है। और कहाँ पे हुआ है ये? इंदौर स्टेडियम, सवाई मान सिंह इंदौर स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है जयपुर में। और विधिवत इसका उद्घाटन है वो जयपुर के महापौर सौम्या गुज्जर द्वारा किया गया था। यहाँ पर 17 राज्यों के लगभग 150
दिव्यांग खिलाड़ी और 18 विभिन्न इवेंट्स में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि नेशनल पैरा तलवारबाजी चैम्पियनशिप जो राजस्थान को पहली बार मेजबानी मिली है वो कहाँ पे इसका आयोजन करवाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जयपुर में आयोजन करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। छठा मछली और वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार अनिल बिश्नोई और अन्य सम्मानित। इसमें वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार किसको दिया गया है? अनिल बिश्नोई को दिया गया है। और 10,000 से अधिक हिरणों की जान बचाई है और 60 से अधिक जलाशयों का निर्माण करने पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है, वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। मछली पुरस्कार ये रेस्क्यू टीम को दिया गया। उदयपुर की वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को मछली पुरस्कार दिया गया है और 2.5 लाख रुपए इसको इनामी राशि दी गई है। वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार दर्शन कुमार मेनारिया को और किसको दिया गया? अनिल बिश्नोई को दिया गया है। उदयपुर के दर्शन कुमार मेनारिया 1.5 लाख रुपए इनको पुरस्कृत राशि दी गई है। ठीक है। जयपुर के कलेक्टर हैं जितेंद्र कुमार सोनी, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है इनको। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, कविताएं हैं, रचनाएं हैं, तो उनको पुरस्कृत किया गया है। बरखम्मा इन्हें ये जो पुरस्कार दिए गए वो बरखम्मा के लिए दिया गया है। राजस्थानी भाषा के अंदर चर्चित कहानी संग्रह है बरखम्मा। जितेंद्र कुमार सोनी की इनके एकता रणखार 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। रेगमाल हिंदी कविता है। धुरिंदर पुरस्कार दिया गया। सुधिंदर पुरस्कार दिया गया था। यदावरी प्रतिष्ठा दरा ये की प्रमुख रचनाएं हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। और अभी जो इनको मिला है वो पुरस्कार मिला है बरखम्मा के लिए मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। तो ये ध्यान रखना कि जितेंद्र कुमार सोनी को दिया है बरखम्मा, इनका कहानी संग्रह है। चूरू में गौरव सेनानी समारोह खेल स्टेडियम का नया नामकरण कर दिया गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है भाई? की बड़ी घोषणा, भजनलाल शर्मा जी ने चूरू के जिले स्टेडियम का नाम बदलकर लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम इसका नाम कर दिया है। कि मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र कहाँ? जोधपुर के अंदर। और झुंझुनू के अंदर वार म्यूजियम की स्थापना की गई है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा बड़ी घोषणा कि लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम नाम रख दिया गया है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। और ओम बिरला जो यहाँ से संबंधित है, कोटा बूंदी से है, 1507 करोड़ की अनुमानित लागत है और 440 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विस्तृत होगी। एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया। आगे देखते हैं। औद्योगिक गलियारा 600 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास का आरक्षित, यानी इसके अंदर कहा गया है कि जो ये एयरपोर्ट बनेगा, इस एयरपोर्ट के 600 हेक्टेयर जो एयरपोर्ट है इसके बाहर जो 600 हेक्टेयर भूमि होगी उसके अंदर क्या है, उद्योग विकसित किए जाएंगे इस वाले एरिया के अंतर्गत। और ये हो जाएगा एयरपोर्ट। और बाहर इसके 600 हेक्टेयर भूमि पर क्या है, रिक्को के लिए एक ठोस औद्योगिक रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा इसके चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट किसानों के लिए आय का नया स्रोत। कार्बन क्रेडिट का अर्थ यह आर्थिक तंत्र है जिसमें निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करने पर क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें अन्य कंपनियों को बेचकर आय प्राप्त की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत है कि बानसूर की कोटपुतली, बहरोड, महुआ का दौसा और मालपुरा टोंक 3 चयनित ब्लॉक
जहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इसमें कुछ नहीं है, ये हमने पढ़ ही लिया। दुकान वाला ये भी हो गया। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कृष्णानगर का दोहरा स्वर्ण। जयपुर के स्टार खिलाड़ी कृष्णानगर, ये कहाँ की है? जयपुर की है। हैदराबाद में इसका आयोजन करवाया गया था बैडमिंटन चैंपियनशिप का, और इनको दोहरी उपलब्धि यानी कि 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने। ये पुरुष एकल SH6 से और मिश्रित युगल में भी ये HS6 से ही जीती हैं। ठीक है। मसाला औद्योगिक संगोष्ठी किसान मेला 2026 का आयोजन है इसका? अजमेर के अंदर। राजस्थान रॉयल्स 15,282 करोड़ रुपए में बिकी फ्रेंचाइजी, यानी कि एक कोल सोमानी ग्रुप ने इस टीम के $1.63 बिलियन यानी कि भारत के 15,282 करोड़ रुपए इन्होंने क्या है इस पर दाम लगा दिए थे, यानी बोली लगा दी थी, और ये सबसे बड़ा सौदा है। और इसमें कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन पांडुलिपियाँ, क्योंकि अभी जो जितने भी पांडुलिपियाँ वगैरह है और जितने भी ग्रंथ वगैरह है, तो इनको ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। तो इन सबको क्या है, ऑनलाइन कर दिया गया है, किया जा रहा है। साथ में इन सबको ऑनलाइन किया जा रहा है, यानी कि आप कहीं पर भी इनको पढ़ सकते हैं। तकनीक और जागरूकता सूचनाएं दर्ज करने हेतु ज्ञान भारतम ऐप का उपयोग होगा और जागरूकता के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि जो प्राचीन ग्रंथ है वो जैसे कोई प्राकृतिक आपदा के कारण लुप्त हो जाए, इससे पहले उनको ऑनलाइन कर दिया जाए तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान MS जयपुर, ये क्या देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान बन गया है, यानी लंदन के बाद विश्व का दूसरा एडवांस और उत्कृष्ट उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा होंडा के पहले EV मॉडल का अनावरण कर दिया गया है। राजस्थान के टपुकड़ा अलवर स्थित संयंत्र में किया गया है और 1200 करोड़ का इसमें निवेश किया जाएगा। होंडा जीरो अल्फा का उत्पादन इसी वर्ष के अंत तक शुरू होने की संभावना है। राजस्थान स्टेट गैस को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड दिया गया है। राजस्थान स्टेट गैस को राष्ट्रीय डायमंड अवार्ड दिया गया है। इसमें कुछ इतना नहीं है, आगे देखते हैं। ये नगर पालिका अधिनियम हमने पढ़ ही लिया है। पंचायती राज वाला हो चुका है। आमेर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है। यह विश्वविद्यालय जयपुर के आमेर में स्थापित होगा और 2 लाख वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई और 101 करोड़ की लागत इसका अनुमान लगाया गया है। अजमेर में राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है। क्या है ये विधेयक कि राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के बाद ये प्रदेश का दूसरा राज्य आयुर्वेद विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले कौन सा है? जोधपुर के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, और अभी अजमेर के अंदर इसकी स्थापना की जा रही है। राजस्थान के राजस्व में 7.10% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। बस इतने काफ़ी, इसमें और कुछ नहीं है। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो भजनलाल शर्मा जी ने 1000
8 करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना पोर्टल के विधिवत शुभारंभ किया और यानी हनुमानगढ़ में, और अभ्यर्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण की। आगे बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण में नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड कि 48,000 से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, ये है प्रशिक्षण से संबंधित है, देखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज करवाया भी। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रतिभागी हैं? तो आंगनवाड़ी, मिड डे मील कर्मी और जेल रसोई स्टाफ और स्ट्रीट फूड वेंडर्स, इन सब ने मिलकर एक अभियान चलाया था और इन्होंने 2 दिन के अंदर लगभग 48,000 से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित लोगों को क्या है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना है और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। तो ये राजकीय चिकित्सा संस्थानों की श्रेणियाँ प्रथम भीनमाल जालोर जिले को दिया गया है और द्वितीय सुमेरपुर पाली। निजी चिकित्सकों, ये 2 एक ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पहला याद रख लेना अगर कर सको तो। निजी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सकों की व्यक्तिगत श्रेणी, तो प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया है? रंजना गुप्ता कोटा की है, इसको दिया गया। जिलों की श्रेणी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 25वां कला मेला कहाँ आयोजन किया गया था? जयपुर के ज्वार कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया था। इसका जो मुख्य आकर्षक रहा है वो राजस्थान की गौरवशाली इतिहास विषय पर लाइव पेंटिंग और चित्रकला भी, आपको लाइव पेंटिंग और चित्रकला ये एक प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पर, ये इसका क्या है, मुख्य आकर्षक केंद्र बिंदु था। 19 मार्च को आयोजित चित्रकला स्पर्धा में कृष्णकांत नंदिनी सुथार को द्वितीय और मोहित सैनी को तृतीय, ये विजेता रहे हैं भाई यहाँ के, थोड़े ध्यान रखना। कि 25वां कला मेला कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था, ज्वार कला केंद्र के अंतर्गत हुआ था और 17 से 21 मार्च, ये डेट भी ध्यान रखना, 17 से 21 मार्च। और ललित कला अकादमी द्वारा ये आयोजित करवाया गया था और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसके अंतर्गत कृष्णाकांत टोंगरिया को प्रथम और नंदिनी सुथार को द्वितीय और मोहित सैनी को तृतीय विजेता घोषित किया गया। ये तो बहुत ही आसान है। पहला कौन है? कृष्ण है, कृष्ण, नंदलाल और मनमोहित, तो ये 3 याद रखना, कृष्ण, नंदिनी और मोहित सैनी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान दिवस नई परंपरा 19 मार्च को, अभी ये इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थान दिवस है जो 19 मार्च को मनाया गया था, परंतु ये 19 मार्च इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, क्योंकि अभी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। इसी तरह एक राजस्थान का पहले जो राजस्थान दिवस पहले 30 मार्च को मनाया जाता था, 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय लिया गया है। एकीकरण का इतिहास 30 मार्च 1949 को, ये तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब हमें ये पढ़ना ही होता है। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से बेहतर भारत संघ बना था 30 मार्च को, और इसलिए हम क्या है 30 मार्च को स्थापना दिवस राजस्थान दिवस मनाने लगे थे। और जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का अंतिम विलय होने के बाद वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप पूर्ण हो चुका था, तब इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, राजस्थान की नई हरित पहले, वन और अर्थव्यवस्था इसकी थीम पर आधारित था ये। और इसमें अटल वन, ये इंपॉर्टेंट है, अटल वन जयपुर के शाहपुरा में 30 हेक्टेयर में विकसित अटल वन का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है।
और इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया के जल प्रबंधन समझौता हुआ है। और राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया का ही क्यों हुआ अभी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की लगभग 18 से 35% जो भूमि है वो डेजर्टिफिकेशन मतलब कि मरुस्थल में है, लगभग 18 से 35। और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेनियन हो गया, सॉरी ग्रेट विक्टोरिया हो गया, ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा। और इसके अलावा वहाँ पे गिब्सन गिब्सन हो गया और तनामी, ये वहाँ के कुछ 4-5 बड़े बड़े क्या है मरुस्थल हैं। और इन मरुस्थलों ने लगभग ऑस्ट्रेलिया का 18 से 35% भाग, जो उसकी मुख्य भूमि है, 18 से 35% उसको कवर कर रखा है। तो इसलिए राजस्थान और ऑस्ट्रेलिया लगभग समान ही है, क्योंकि राजस्थान का लगभग 60% जो हिस्सा है वो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जहाँ पर लगभग 40% है वो अति शुष्कता के अंतर्गत आ जाता है, जहाँ पर मरुस्थल की अधिकता पाई जाती है। तो आगे पढ़ते हैं इसमें। तकनीकी सहयोग और जल प्रबंधन भंडारण सुरक्षित पेयजल हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक नवीन तकनीकी पर आधारित आदान प्रदान का समझौता हुआ है कि उनसे हम कुछ नवीन तकनीकें लेंगे, और वो उनकी संस्थाएं होंगी, कुछ हमारे विश्वविद्यालय जैसे 33 विश्वविद्यालय और शोध संस्थाएं, और 11 ऑस्ट्रेलियाई संस्थाएं होंगी। और ये मिलकर इस डेजर्टिफिकेशन पर क्या है फैसला लेंगे कोई, और कुछ नीतियां बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने लॉन्च की 3 नई नीतियां, ये है इम्पोर्टेंट। इसमें मोटा मोटा देखते हैं हम कि जयपुर में 18 मार्च 2026 को एक समारोह हुआ था, उद्योग वाणिज्य विभाग द्वारा ये इसको करवाया गया था। और इस पर यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण नीतियाँ लॉन्च की गई थी। पहली है राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल यानी उद्योग से संबंधित हो जाएगी ये। दूसरी है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, यानी एरोस्पेस यानी कि ये वायुयान और डिफेंस से संबंधित हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो पहले इम्पोर्टेंट राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत क्या है कि उद्योग पार्कों को 4 मॉडल विकास के लिए 4 मॉडल बनाएंगे। ये मॉडल ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 श्रेणियाँ हैं इसकी। मॉडल ए, जिसके अंतर्गत क्या है रिको द्वारा आवंटित भूमि पर पूर्ण निजी डेवलपर द्वारा विकास किया जाएगा, यानी कि रिको के द्वारा क्या है आपको भूमि दी जाएगी और आपको उस पर क्या है कोई उद्योग विकसित करना है। दूसरा मॉडल है जिसके अंतर्गत 20% रिको के द्वारा और 80% जो स्वयं जो डेवलपर लगाना चाहता है, जो डेवलपमेंट करना चाहता है, उसका 80% हो जाएगा, और रिको का केवल 20% है। किसमें? बी के अंतर्गत, मॉडल बी के अंतर्गत। अब देखते हैं मॉडल सी और मॉडल डी। तो मॉडल सी के अंतर्गत है कि पूरी भूमि की व्यवस्था है वो स्वयं विकास करता ही करेगा, यानी डेवलपर को ही पूरी भूमि डेवलपर के द्वारा ही पूरी भूमि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अंदर रिको की कोई भागीदारी नहीं होगी। पूर्णतः सार्वजनिक निजी और भागीदारी। मॉडल डी के अंतर्गत है कि पूर्णतः सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपी मोड पर आधारित होगा। तो हमने देखा कि जो मॉडल ए है उसके अंतर्गत सारी जो भूमि होगी वो रिको आपको देगा, और जो मॉडल बी है उसके अंदर रिको का परसेंटेज कितना है? 20% है। सी है वो डेवलपर खुद की भूमि पर करवाएगा, इसमें रिको उसी प्रकार की कोई सहायता नहीं देगी। रिको मॉडल ए और मॉडल बी से संबंधित है। और उसके बाद आ जाएगा मॉडल डी, और मॉडल डी है वो पीपी पर आधारित है, पी मोड पर आधारित होंगे, यानी कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी दोनों मिलकर इस पर किसी उद्योग का निर्माण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूंजीगत सब्सिडी ये इम्पोर्टेंट है कि 100 एकड़ तक
अधिकतम 20 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी, और 100 से 250 एकड़ तक 30 करोड़ की, और 250 एकड़ से अधिक होगी वहाँ 40 करोड़ की। तो देखो इतनी भूमि किसके पास हो सकती है, अडानी अंबानी के पास ही होगी। तो 100 एकड़, 100 पर आपको 100 एकड़ तक ज़मीन पर आप कोई उद्योग डेवलप करोगे तो आपको 20 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। तो यहाँ से ध्यान रखना, 10 का कितना हो जाएगा 20, 20 का आगे कितना हो जाएगा 30, और 30 का आगे हो जाएगा 40। 100 एकड़ हो जाएगा, उसके बाद 250 तक हो जाएगा, उसके बाद 250 से अधिक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। स्टाम्प ड्यूटी और भूमि हस्तांतरण। ये स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है भाई? स्टाम्प ड्यूटी होती है कि जब किसी कार्यालय में अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो कोई जैसे भूमि हस्तांतरण है तो उस पर क्या है, शुल्क लिया जाता है। तो उसके अंदर इनको पूरी तरह से छूट होगी, इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो रिको ही है भाई। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 दूसरी नीति है ये। विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट, बख्तरबंद वाहनों का निर्माण को क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भी कुछ है जैसे लार्ज मेगा और अल्ट्रा मेगा। इसके अंदर 50 करोड़ से 300 करोड़ तक निवेश, और 300 से 1000 रुपये का निवेश हो जाए, 1000 करोड़ तक का निवेश है, और 1000 करोड़ से अधिक का निवेश है। इसमें 2 सेक्टर बनाए गए हैं। एक तो होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए लार्ज मेगा और अल्ट्रा है, और सर्विस सेक्टर के अलग प्रावधान हैं जिसके अंदर 25 से 100 करोड़ तक की पूंजी का निवेश वाले प्रोजेक्ट हो जाएंगे, उन्हें लार्ज कहा जाएगा। और 100 से 250 करोड़ तक के होंगे उन्हें मेगा कहा जाएगा, और 250 करोड़ से अधिक होंगे उन्हें अल्ट्रा कहा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक तो होगा लार्ज, एक होगा लार्ज, एक होगा मेगा, एक होगा अल्ट्रा मेगा। एक के अंतर्गत तो है 50 करोड़ और 300 करोड़ तक, दूसरा हो जाएगा 300 से 1000 करोड़ तक, और तीसरा 1000 करोड़ प्लस का निवेश का प्रोजेक्ट होगा ये। 50 से 300 करोड़, 300 से 1000 करोड़, और 1000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। और जो सर्विस सेक्टर होंगे उसके अंदर 25 से 100 करोड़, और 100 से 250 करोड़ हो जाएंगे, और 250 करोड़ से अधिक जो होंगे उसको अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के अंदर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स छूट दी जाएगी, बिजली की छूट दी जाएगी, 100% बिजली की छूट दी जाएगी अगले 7 वर्षों तक। 100% छूट है 7 वर्ष तक। बस इसके अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए, और ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथन और कारण में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे तीसरी नीति पढ़ते हैं। तीसरी नीति राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। क्या है ये? इसका उद्देश्य है विनिर्माण, डिजाइनिंग और संबंध इलेक्ट्रॉनिक और राजस्थान को देश का पसंदीदा गंतव्य बनाना, ये इसका उद्देश्य है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से है? तो जोधपुर, पाली, मारवाड़, कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ से DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरा हुआ है ना, वो वाला क्षेत्र जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी औद्योगिक क्षेत्र अलवर। इसके अंदर भी सब्सिडी दी गई है कि नियमानुसार 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, और राज्य के करों में 7 वर्षों तक प्रतिपूर्ति, और बिजली 7 साल के लिए 100% मुफ्त है। ज़मीन उस पर भी आपको रियायती दी जाएगी। तो देख लो भाई, इतनी बड़ी योजना है, अगर कोई शामिल होना चाहता है तो। इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी यहाँ पे रह गई थी कि नोडल एजेंसी तो मैंने आपको बता दी कि रिको है, परंतु न्यूनतम आवश्यकताएं देख लो कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, इस नीति में शामिल होने के लिए आपके पास न्यूनतम आवश्यकता क्या होनी चाहिए? तो निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए कम से कम आपके पास 50 एकड़ भूमि होनी चाहिए, और कम से कम 10 इकाई
10 औद्योगिक इकाइयाँ होना अनिवार्य है। भी 10 उद्योगों के आप मालिक होने चाहिए और आपके पास 50 एकड़ की भूमि भी होनी चाहिए। देख लो, जिसको ये नीति पसंद आए वो चले जाओ, वरना अंबानी अडानी तो है ही, या कहें तो स्पेशल उनके लिए बनी हो ये। आगे बढ़ते हैं। माही के टापुओं पर पर्यटन विकास के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। तो ये याद रखना कि माही जो है वो सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स, मतलब 100 द्वीपों का शहर कहा जाने वाला ज़िला कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो ये ध्यान रखना। और इसमें राजस्थान की 3 दिवसीय प्रदर्शनी, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की 3 दिवसीय, अभिलेखागार कहाँ है भाई? बीकानेर के अंदर है क्या? जयपुर के, हाँ बीकानेर में है। बीकानेर द्वारा जयपुर के ज्वार कला केंद्र में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन जो उप मुख्यमंत्री और कला संस्कृति मंत्री दिया कुमारी हैं, इन्होंने किया है भाई। प्रदर्शनी का मुख्य विषय है राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख हैं। 19 रियासतों के दुर्लभ दस्तावेज, मिर्जा राजा जय सिंह आगरा 1958 के विद्रोह से जुड़े फरमान, तो कुछ ये प्रदर्शनी है जो राजाओं से संबंधित है और उनका प्रदर्शन किया गया है। और राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो बीकानेर के अंतर्गत बीकानेर में है और इसका आयोजन जो किया गया है वो जयपुर के ज्वार कला केंद्र के अंदर किया गया है। आगे है जल जीवन मिशन, ये इम्पोर्टेंट है। जल जीवन मिशन 2.0 में राजस्थान बना देश का पहला राज्य। कैसे बना है ये देख लो कि केंद्र सरकार के साथ MOU करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर घर लक्ष्य के तहत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुदृढ़ और निरंतर बनाना है। तो पहले एक उद्देश्य था, मतलब कि जल जीवन का मिशन का उद्देश्य था कि हर घर जल, और जल जीवन मिशन 2.0 का क्या हो गया कि हर घर जल तो है ही, अब वो जल भी कैसा? स्वच्छ पेयजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के टीकाकरण 91.8, यानी कि ये पोलियो की टीके हैं। पोलियो की स्थिति 2009 के पोलियो का कोई मामला सामने नहीं आया है और 2014 में इसे पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। आगे है टीबी मुक्त 100 दिवसीय विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया था? 24 मार्च को किया गया था और ये 100 दिवसीय है, मतलब 100 दिनों तक चलेगा ये। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। 2025 में राजस्थान के 1.75 करोड़ से अधिक स्क्रीनिंग कर देश में सर्वाधिक कवरेज का रिकॉर्ड बनाया है। एक ये इम्पोर्टेंट है। और वर्ष 2025 में 3350 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गई है, जिसे वर्ष 2026 में कितना करना है? 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अब कुछ शॉर्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। स्मृति अपार्टमेंट को कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है और ये आश्वासन आयुक्त रश्मि शर्मा को क्या ये अवार्ड दिया गया था। जयपुर ने जीता MSM गोल्ड वॉश कप। MSM जो जयपुर पोलो सीजन चल रहा है, जयपुर पोलो टीम ने कृष्णा पोलो को 6-5.5 से हराकर SMS गोल्ड वॉश कप अपने नाम किया है। इसके अंतर्गत 2 खिलाड़ी हैं, पद्मनाम सिंह और हर्षोदय सिंह जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किए गए हैं। और सर्वाधिक जो गोल किए हैं, सर्वाधिक 5 गोल किए हैं, किसने किया है? पद्मनाम सिंह ने किए हैं। तो इनका ध्यान रखना भी। पद्मनाम और हर्षोदय, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये पोलो गेम से संबंधित है। आगे है आर्यन यादव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अखिल भारतीय इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में।
ठीक है। आर्यन यादव इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इन्होंने स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और 75 किलो कैटेगरी में बॉक्सिंग के मुकाबले में स्वर्ण जीता है। तो इनको ध्यान रखना भी, ये 75 किलो कैटेगरी के अंतर्गत, और ये क्या है, किससे संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है। आर्यन यादव। नारायण बारठ। नारायण बारठ जो है वो वरिष्ठ पत्रकार भी है और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये पूर्व सूचना आयुक्त थे 68 वर्ष की आयु में, और राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया था 2020 से 2022 तक। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, यानी कि एक फ़िल्म बनाई गई है राहुल सूद की, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन। इसके द्वारा यह फिल्म किडनी दान और प्रत्यारोपण से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों को दूर करने पर आधारित है और इसके लिए इनको 5100 रुपये का पुरस्कार दिया गया है। आगे है जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा को वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड, ये जितेंद्र शर्मा पीछे भी आए थे, उनका नाम था जितेंद्र कुमार सोनी। तो जितेंद्र कुमार सोनी जिनको 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और उनकी जो रचना थी उसका नाम क्या है, बरखम्मा। भी ये आप याद रखना कि जितेंद्र सोनी और जितेंद्र शर्मा दो अलग अलग हैं, और जितेंद्र शर्मा जो है उनका संबंध है वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड से, और जितेंद्र कुमार सोनी जो है उनको बरखम्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो ये जितेंद्र शर्मा हैं ये जयपुर के हैं और इनको मिस्टर भारत के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टर भारत के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है इंटरनेशनल क्लासिकल डांस, क्लासिकल यानी कि कथक, क्लासिकल डांस एंड म्यूजियम फेस्टिवल। आयोजन स्थल कहाँ है, उदयपुर। गैलरी इवेंट है और इसका जो विमोचन किया गया है वो मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय विद्युत पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग, इसका 47वां संस्करण था और ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और जो विद्युत निगमों की पावर लिफ्टिंग टीम थी उन्होंने 6 पदक जीतकर पहली बार टीम चैंपियन बनी है, और इसमें से 2 जो है वो स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है और 3 कांस्य पदक हैं। तो SRK, शाहरुख खान नहीं है ये, SRK मतलब स्वर्ण, रजत और कांस्य। SRK, तो इनके पास स्वर्ण है 2 और 1 है रजत और 3 क्या है, कांस्य। टोटल कितने हो गए, 6 पदक जीते हैं इन्होंने, ये ध्यान रखना। उसके बाद आगे स्वर्ण पदक किस किस ने जीता है, तो हरीश मीणा और अजीत सिंह हैं। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान उत्सव 2026 नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था, बीकानेर हाउस के अंदर। और राजीविका और रूडा, इन दोनों सहभागी संस्थाओं ने इसका क्या है, आयोजन करवाया है। तो रूडा की स्थापना बताओ भाई, रूडा की स्थापना कब हुई थी। जो है रूडा, इस रूडा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो नवंबर 1995। और जो ये रूडा है ये है कहाँ पर, ये है जयपुर के अंतर्गत। जयपुर में इसकी स्थापना नवंबर 1995 को हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजीविका और रूडा के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। यह गणगौर की सवारी में दीप रखी गई है।
होती है। मानव उपाधि वो उसको कहते हैं मानव के नेक्स्ट डे यानी
वन मेले में मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो वासुदेव देवनानी जी, जिनको विद्या वाचस्पति का अवार्ड दिया गया है। वैसे वासुदेव देवनानी जी, तो इसको याद रखना भाई। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान जनवरी 2026 की मासिक रैंकिंग संपूर्ण देश में प्रथम रहा है। पहले तो ये इतनी की लाइन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये इतनी भी पूछी जा सकती है। और फरवरी 2026 की मासिक रैंकिंग में यह स्थान द्वितीय हो गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा जिले में किस रेल के वर्चुअल का लोकार्पण किया है? तो जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर पश्चिमी रेलवे जोधपुर मंडल के किस ट्रेन को पूरी तरह से कमान महिला कर्मचारियों को सौंपी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की पूरी तरह से कमान महिला कर्मचारियों को। 17 की घंटी है। राज्य सरकार के द्वारा जारी 20 सूत्रीय, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के नवीनतम रैंकिंग में संस्थागत प्रसव के क्षेत्र में जयपुर जिले का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसके अलावा वन विभाग द्वारा संचालित पौधारोपण अभियान में जयपुर जिले को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। ये 2 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।